chapter 4, materials, metals and non-metals. Okay, so in previous video we had seen one activity. ओके एक एक्टिविटी हमने देखी थी जिसमें कुछ बीकर्स हमने लिए थे, उन बीकर्स में बीकर को नाम दे दिया था ABCDE, है ना, और उसके बाद उनमें कुछ ये वाटर भरने के बाद ये कुछ सॉल्यूशन इनमें डाले गए थे, है ना। वाटर लिया गया था, ईच बीकर, है ना, 50 ml इसमें वाटर लिया गया था, और वाटर लेने के बाद यहाँ पर देखें आप क्या दिया गया है, कुछ कॉपर सल्फेट वगैरह, जिंक सल्फेट वगैरह, ये सब सारी चीजें डाली गई थी। उसके बाद इसका रिएक्शन क्या था, है ना, ये बेस थी, ठीक है, एसिड के साथ, सॉरी बेस नहीं, बेस के साथ तो हमने रिएक्शन देख लिया, एसिड के साथ भी देख लिया, है ना। तो ये सारी चीजें जब हमने डाली तब फिर क्या रिएक्शन हुआ देखते हैं यहाँ पर। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स? यू हैव रीड दैट वन मेटल displays another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replace copper from copper sulfate. क्या होता है देखें आप कि बहुत सारे इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं ना। तो जो बीकर ए था, डिस्प्लेस मतलब अपनी मूल पहचान खोकर दूसरी चीजों में बदल जाना, है ना। बीकर ए में जिंक जो था वो रिप्लेस हो गया कॉपर के साथ, है ना, और कॉपर सल्फेट बनाया उसने। ओके, जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ओके, सॉरी, जिंक रिप्लेसेस कॉपर, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया, है ना, और वो भी कॉपर कहाँ से, कॉपर सल्फेट से, ठीक है। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर। कॉपर सल्फेट डाला गया था बीकर ए में और जिंक डाला गया था, कॉपर सल्फेट और जिंक डाला गया था, ठीक है। तो जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर, जिंक जो था, जिंक रिप्लेस कॉपर, जिंक ने कॉपर रिप्लेस किया, है ना, कॉपर सल्फेट से। ओके, मतलब कॉपर सल्फेट से जिंक ने कॉपर ले लिया, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। इसीलिए यही वजह है कि जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो हट गया, डिसअपियर हो गया, एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। कॉपर आपने देखा होगा, हल्का रेड सा समझ में आता है, कॉपर देखे होंगे ना, तांबे के लोटे वगैरह, है ना। तो कॉपर सल्फेट से कॉपर जो था वो जिंक के साथ जाकर मिल गया, है ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, देखें, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ब्लू कलर था, अब जिंक सल्फेट बन गया ये और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कॉपर अलग हो गया और जिंक जो था वो सल्फेट के साथ आ गया, जिंक सल्फेट बन गया, है ना, और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन। अब और जो वहां दिए हुए हैं वो रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहेली कहती है, आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर्स ए एंड बी, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाई देयर इज नो चेंज इन बीकर सी, डी एंड ई। सी, डी और ई में कोई चेंज क्यों नहीं हुआ? तो देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, जिंक का कॉपर के द्वारा बीकर सी में, ठीक है। और बाय आयरन इन बीकर ई, और बीकर ई में आयरन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी, डिस्प्लेस ये हो गए, है ना। तो वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, तो आपने देखा कि सी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। So we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate, है ना। कॉपर जो है वो एबल नहीं है जिंक को जिंक सल्फेट में रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्यों? When zinc can replace copper in बीकर ए, आपने देखा बीकर ए में जिंक जो था जिंक सल्फेट बन गया, है ना, तो बीकर सी में क्यों नहीं? Why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that science is not arbitrary, है ना, it follows definite rules based on facts। और जो वो है साइंस जो है वो आपकी इमेजिनरी, है ना, कल्पनाओं पर नहीं चलती है, ठीक है। इसके लिए
डेफिनेट रूल्स होते हैं, ठीक है, फैक्ट्स होते हैं। और जो एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। और रूल ये है कि जिंक जो है वो आयरन और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है ना। लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल एक मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ओके, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल को अपने में मिला सकता है, लेकिन कम पावरफुल ज्यादा पावरफुल वाले को अपने में मर्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। ओके, जिंक जो है वो ज्यादा पावरफुल था आयरन और कॉपर से, है ना। सो कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं मेटल्स का सीक्वेंस कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, मतलब ऐसा कम से ज्यादा की तरफ, जिंक, आयरन एंड कॉपर, है ना। तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. आप तो जानते हैं, यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज। आप जानते हैं या आप गेस कर सकते हैं कि क्यों मेटल्स का यूज मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स, ये सब बनाने में किया जाता है। गैस आप कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि कुछ नॉन मेटल्स का, है ना, यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स का यूज भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर और कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स दिए हुए हैं और वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। आपने वो गेस किया होगा, ठीक है। नाउ मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। Metal is essential for our life which all living beings inhale during breathing. नॉन मेटल्स जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो ब्रीथिंग के दौरान वो सब इनहेल करते हैं, है ना। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आप जानते हैं कि नॉन मेटल्स का यूज प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्यूरिफाई करने में भी नॉन मेटल का यूज किया जाता है। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल का यूज पर्पल कलर के सॉल्यूशन में भी किया जाता है जो कि एंटीसेप्टिक में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जब उसको बाउंड किया जाता है तो उसमें अप्लाई किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। पटाखों में भी नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है। सो यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस से इसमें और भी यूजेस आप ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ तो पहेली कहती है, आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन देम। पहेली कहती है कि मैंने सुना है कि मैग्नीशियम जो है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो प्लांट्स में ये किस फॉर्म में पाया जाता होगा, लिक्विड, सॉलिड या गैस, है ना। तो यहाँ पर बूझो कहता है कि डॉक्टर ने फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन किया। द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी। डॉक्टर ने बताया कि मेरी बॉडी में आयरन की कमी है। वेयर इज आयरन इन माय बॉडी। अब आयरन तो हमने मेटल पढ़ा है ना, आयरन मेटल होता है ना, लोहा जानते हैं जो घर बनाने में भी यूज किया जाता है। तो वही ये सोच रहा है कि मेरी बॉडी में आयरन कहाँ है। तो क्लास 7th में आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन से ही नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। ये सब्सटेंसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। these substances are different from those which underwent the reaction, है ना। जो इसमें यूज किए जाते हैं, रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं उससे कुछ डिफरेंट ही बनते हैं। नाउ इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। ओके, तो
तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर सब्सटेंसेस को केमिकल रिएक्शंस के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है ना, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या, कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके द्वारा अगर नहीं तोड़ा जा सकता तो ये क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही सल्फर एक एलिमेंट है। सो इज आयरन, कार्बन टू, तो आयरन और कार्बन भी एलिमेंट है। ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होती है। ओके, अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एन एटम, जो सैंपल ऑफ एन किसी एलिमेंट में एक प्रकार का एटम होता है। ठीक है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड by physical changes in the element. For example, an atom of liquid sulfur would be exactly the same as the atom of solid or vapor sulfur. तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी बताया है कि एक लिक्विड सल्फर का जो एलिमेंट है ना, लिक्विड सल्फर का एलिमेंट सॉलिड और वेपर सल्फर के, सॉरी, लिक्विड सल्फर का जो एटम है वो सॉलिड और वेपर सल्फर के एटम की तरह ही होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिट वैरायटी के सब्सटेंसेस हैं यूनिवर्स में। ठीक है, और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है ना, तो ऐसे ही सब्सटेंसेस भी लिमिटेड हैं। ओके, देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड है ना, 94 एलिमेंट्स यहाँ बताए जा रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, यहाँ बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, है ना, और बाकी जो बचे हुए हैं वो नॉन मेटल्स हैं या मेटलाइट्स हैं। मेटलाइट्स पॉसेसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा वो दिया हुआ है, कीवर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं, तो ये रीड कर लेंगे और टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ओके।